नारायण भाई सभागार में प्रवेश कर चुके हैं और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और मां कस्तूरबा के चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय नारायण भाई जी। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आदरणीय नारायण भाई देसाई को कि वह दीप प्रज्वलित कर आज के इस कथा का जो उद्घाटन है करने का कष्ट करें। आदरणीय नारायण भाई। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। काशी विद्यापीठ और काशी की जनता का सौभाग्य है आज जिनका हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं वो कोई और नहीं, गांधी के गोद में पले बढ़े उनके निजी सचिव महादेव देसाई के सुपुत्र श्री नारायण भाई देसाई। उनका संक्षिप्त परिचय तो हम बाद में देंगे, लेकिन आदरणीय नारायण भाई देसाई जी जिन्होंने कृपा करके काशी विद्यापीठ में पधार करके गांधी अध्ययन पीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और साझा संस्कृत मंच वाराणसी के निवेदन को स्वीकार किया और काशी में आए। काशी विद्यापीठ आपकी संस्था है। आप गुजरात विद्यापीठ गांधी जी के कर कमलों से स्थापित संस्था के कुलाधिपति भी हैं और काशी विद्यापीठ परिवार ऋणी है आपके आने से। सबसे पहले काशी विद्यापीठ के आदर्श को दर्शाता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कुल गीत जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं गुजरात से पधारे संगीत निर्देशक डॉक्टर नरेंद्र शास्त्री जी और उनके साथ संगत कर रहे हैं और लोग। विद्या के सिद्ध पीठ जय महान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। विद्या के सिद्ध पीठ जय महान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। भारत के भव्य भारती के स्वर तुम, राष्ट्र भावना के संदेश मुखर तुम। बलिदानों के गुरुकुल महाप्राण है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। हे अभिनव भारत के भाग्य विधाता, कोटि कोटि जनता के मुक्ति प्रदाता। जनगण को करते नेतृत्व दान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। ऋषियों के वाणी के तुम व्याख्याता, नूतन विद्याओं के अनुसंधाता। आत्मा के शिल्पी संकल्पवान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। गांधी की गरिमा से ओत प्रोत तुम, शिव प्रसाद की विभूति शक्ति स्रोत तुम में भगवान दास मूर्तिमान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। कल्पना नरेंद्र देव की विराट तुम, पुण्य भूमि भारत माँ के ललाट तुम। दे रहे समन्वय का दिव्य ज्ञान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। इस विद्या मंदिर की अमर भारती, राष्ट्र देवता की कर रहे आरती। ज्योति हम दीपवर्ती का समान है, जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। सत्य अहिंसा के हैं दृढ़धारी, युग युग तक अटल रहे मूर्ति तुम्हारी। युग युग तक
तक विश्व करे कीर्तिगान है। जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। नभ में लहराए यह पुण्य पताका, जिस पर है चित्र टका भारत माँ का। शंभु के त्रिशूल छला का प्रमाण है। जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। विद्या के सिद्ध पीठ जय महान है। जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। जय जय है चिर नवीन चिर पुराण है। मैं आज इस आयोजन के लिए पूरे बनारस के साझा संस्कृत मंच से जुड़े बहुत सारे लोग, काशी विद्यापीठ परिवार संयुक्त रूप से इस आयोजन को कर रहा है। मैं सबसे पहले आयोजन समिति की तरफ से, जो आज के स्वागताध्यक्ष हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर राजीव संगल साहब से निवेदन करूंगा मंच पर आएँ और आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता आदरणीय श्री नारायण भाई देसाई को बुके प्रदान कर बनारस की तरफ से सम्मान करने की कृपा करें। आदरणीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर सुभाष चतुर्वेदी जी से निवेदन करता हूं, आप आएँ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से गुजरात विद्यापीठ जो हमारा सिस्टर कंसर्न है उसके कुलाधिपति का सम्मान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी। साझा संस्कृति मंच बनारस का एक ऐसा मंच जो लोगों को जोड़ता है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग उस मंच के हिस्सा हैं और जब जब काशी को ज़रूरत पड़ी ये मंच सक्रिय रहा। तो मैं साझा संस्कृत मंच के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय नीति भाई से निवेदन करता हूं वो मंच पर आएँ और आज के मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम भेंट कर उनका सम्मान करने की कृपा करें। जो लोग 50 वर्ष के ऊपर हैं और देश के सर्वधर्म समभाव के संस्कृति से डूबे हुए हैं, उन्हें ज्ञान है नारायण भाई देसाई को उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो युवा पीढ़ी हमारे बीच में आई है वह जाने नारायण भाई कौन हैं और आज पूरी दुनिया में नारायण भाई ने ऐसा कौन सा काम किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन्हें शांति पुरस्कार से नवाजा है। देश में जो भी दंगे हुए हों, नारायण भाई जा करके जोखिम लेकर के दंगे को समाप्त करने, लोगों में सद्भाव कायम करने का काम किए हैं। उनके एक संक्षिप्त परिचय के लिए और कोई नहीं, बनारस में बहुत सक्रिय रही मैं बहन आदरणीय प्रोफेसर स्वाति जी से निवेदन करता हूं, आदरणीय श्री नारायण भाई देसाई का एक संक्षिप्त परिचय कर सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय द्विवेदी जी, मंच पर बैठे पूज्य नारायण भाई का परिचय देने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हम बहुत संक्षिप्त में ये कहना चाहते हैं, वक्त का तकाजा है कि हम संक्षिप्त ही रहें, कि श्री नारायण भाई देसाई साबरमती आश्रम में अपने माता पिता के साथ, श्री महादेव भाई और दुर्गा बहन के साथ बापू के सानिध्य में पले बड़े, जो कि उन्हें प्यार से बाबला कहते थे। और जैसे बच्चों के साथ होता है वो उनके साथ टहलने भी जाते थे। कई सारे बच्चे उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते थे, उनके प्रश्नों का जवाब देते थे और उनके साथ उनकी प्रेरणा से जो काम उन्होंने और अन्य आश्रम वासियों ने किया उसके बारे में जो एक दृष्टि देंगे, दृष्टि प्रदान करेंगे हम लोग को, वो कोई और दे नहीं सकता था। मेरा सौभाग्य है कि मैंने 3 दिन की, उनके 5 दिन की पूरी गांधी कथा तो नहीं मगर 3 दिन सुनी, तो मैं आपको उसने सीमित अनुभव से बता सकती हूँ कि वो कुछ ऐसे शब्द जो हम लोगों ने स्कूल या कॉलेज में पढ़े, कुछ ऐसे घटनाएं, जालियांवाला बाग या वाईकोम सत्याग्रह, उस पे गांधी जी ने कैसे निर्देश दिया लोगों को, सत्याग्रहियों को, या जालियांवाला कांड में क्या घटा, भारतीय लोग जो उसके अंग्रेज़ों के फ़ौज में थे उनका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ,
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, जहाँ से गांधी जी की जीवन यात्रा शुरू होती है, सत्याग्रह की अवधारणा आती है, इस सब को इतने सुंदरता से, आपको इतनी सरलता से सुनाएंगे कि आपके हमारे सबके दिल में ये बात बैठ जाएगी। आज के दिन में जहाँ गांधी जी की सीख की बहुत ज़रूरत है और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने एक जीवनी लिखी 4 खंडों में, कि जिसका गुजराती है कि मेरा जीवन ही मेरी वाणी है। माफ़ कीजिएगा, मैं गुजराती में उसे बोल नहीं सकूँगी क्योंकि सही नहीं निकलेगा उच्चारण, तो मैं नहीं बोलना चाहती। उसको लिखा और फिर उसके बाद जब गुजरात में दंगे हुए तो उनको लगा कि हम गांधी जन भी इसके लिए दोषी है कि जनता के इस तक हम गांधी जी की बात को नहीं पहुंचा पाए। तब से उन्होंने ये गांधी कथा का माध्यम चुना। जैसे लोग राम कथा कहते हैं, सरलता से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, सुनते हैं, शायद ग्रहण भी करते होंगे। उसी तरह से गांधी जी की बात को अगर संगीतमय ढंग से उनकी बात को युवाओं तक पहुंचाया जाए, सबको तक पहुंचाया जाए, तो आगे देश के लिए कुछ आशा बचती है। यही काम आजकल वो कर रहे हैं। उनकी उम्र की अवस्था 89 साल है। स्वास्थ्य जैसा होता है 89 में वैसे ठीक ही है, पर अदम्य इच्छा शक्ति। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, 12 तारीख, इस महीने के 12 तारीख उन्होंने 1 घंटे से ऊपर, लगभग 1.5 घंटे का व्याख्यान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT में दिया। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो आपके अध्यापक हैं, मैं सामने बैठे लोग, उन्होंने कहा अध्यापक जैसे हम लोग जैसे लोग थे, आप मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है। अगर देश की स्थिति बदलनी है तो युवाओं को कुछ करना है। और फिर युवा तो खैर जो अपने मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है, वस्तु स्थिति को बदलने का सपना और क्षमता भी रखता है अपने साथ, वही युवा है। उस तरह से तो मैं ही युवा हूँ। तो उस चिर युवा की बात के बीच में और ज़्यादा परिचय मैं न दूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जैसे आज आए हैं, आएंगे, उनके ज्ञान से कुछ सीखेंगे, ग्रहण करेंगे और भी लोगों को कहेंगे कि ये 21 से 25 जो गांधी कथा चलने वाली है, इस अनूठे उपक्रम में आप लोग हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। बनारस भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब है। विभिन्न जाति और धर्मों के लोग एक साथ, और मैं यद्यपि बनारस में आप काफ़ी दिन बिताए हैं, आप भूदान आंदोलन में रहे, ग्रामदान आंदोलन में रहे, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में रहे, देश के बड़े महापुरुषों के साथ। और ये आश्चर्य, 6 वर्ष की अवस्था में आप नमक बनाने के, नमक तोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च में भी आप गांधी जी के साथ रहे, 6 वर्ष की अवस्था थी। और आज भी चिर युवा। तो आज यद्यपि बनारस आप जानते हैं, लेकिन बनारस बदला भी बहुत है, परिवर्तित हुआ है। बनारस का एक छोटा परिचय संक्षिप्त में रखने के लिए, मैं समय बहुत कम है, मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट का समय है, क्योंकि बहुत नियम के, बहुत समय के बहुत पाबंद है आदरणीय नारायण भाई देसाई जी, और 2:30 से 3 का समय ही स्वागत का होता है जनता की तरफ से। मैं आदरणीय अब्दुल्ला भाई से चाहता हूँ, अब्दुल्ला अंसारी जी हमारे बीच में, वो आज बनारस के बारे में थोड़ा सा परिचय रखें आदरणीय नारायण भाई जी के सामने। बदली परिस्थितियाँ, बदले लोग, फिर भी बनारस अद्भुत भारतीय संस्कृति की राजधानी। श्री नारायण देसाई जी और यहाँ हमारे उपस्थित सम्मानित गण और युवा पीढ़ी के नौजवान, मैं सबसे पहले संत कबीर, तुलसी और रैदास की इस भूमि पर नारायण भाई देसाई का स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि बनारस की संस्कृति और बनारस का कल्चर, तहजीब इन्हीं लोगों की देन है। और ख़ास तौर से यहाँ का मुस्लिम तबका कबीर दास के पेशे से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और इसलिए यहाँ की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। हालांकि इसमें कभी कभी डिस्टरबेंस भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये तार कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता। और अगर ये ताने बाने का सिलसिला इन लोगों के, इन 3 लोगों के नक्शे कदम पे चलता रहेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस धागे में और उस जोड़ में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। और जहाँ तक आप जानते हैं, आपने सुना कि नारायण देसाई जी गांधी जी की गोद में खेले पले, और
1916 में शायद वो बनारस पहली बार आए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और उसके बाद दूसरी बार भारत माता मंदिर में आपका आगमन हुआ। और इनके गोखले साहब के कहने पर आप हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन से जुड़े और इनको सर्वमान्य नेता घोषित किया गया, गांधी जी को, जिनकी गोद में नारायण भाई पले बढ़े और उनके जीवन को देखा। गांधी जी के साथ मुस्लिम तबका में भी कुछ लोग जुटे थे, जिसमें महमूदुल हसन का नाम लिया जाता है, जो दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक रहे हैं। माने वहाँ से इस मुल्क में एक ऐसी मिली-जुली संस्कृति कायम हुई, जहाँ आप दारुल उलूम देखते हैं, उसी जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देखते हैं, और उसी जगह हमारे काशी विद्यापीठ को भी देखते हैं, जो गांधी जी के नाम से जुटी हुई संस्थाएं हैं। और उस संस्कृति को बनारस के लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज नारायण जी के इस प्रवचन से यहाँ जो मोहब्बत और एकता और ताने बाने की जो संस्कृति है वो हमेशा कायम रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि गांधी लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने उनके आदर्शों का भंडाधार कर दिया। आज हमारे युवा पीढ़ी उनके विचारों को सुनने के बाद ऐसे लोगों से अपने को दूर रखने की कोशिश करें जो इन आदर्शवादियों के नाम को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं अपनी इस अपील के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। समय बिल्कुल समय से चलता हुआ, और जैसा था नारायण भाई का निर्देश, 3 बजे से कथा आरंभ होगी। 1.5 घंटे चलने के बाद में 10 मिनट का अंतराल होगा और फिर कथा जारी रहेगी। मैं संगीत ईश्वर से जोड़ता है, संगीत समाज को जोड़ता है, और नारायण भाई जी ने बहुत सारी रचनाएं ऐसी की हैं जिसको सुन करके गांधी उनका युग याद आता है, और साथ ही साथ जो शब्द और बोल हैं अपने आप में सक्षम है भावों को दर्शाने में। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं चाहूँगा आप जो कुछ सुनना है, जानना है, अब निर्देशन हमारे बीच में करेंगे आदरणीय, हमारा मार्गदर्शन, निर्देशन और कथा कैसे आगे चलेगी, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय नारायण भाई देसाई जी से। 5 दिनों की ये गाने कथा, इसका आरंभ गांधी जी के अत्यंत प्रिय भजन, जो गुजराती में है, गुजरात के आदि कवि नरसिंह मेहता ने करीब करीब 6 शताब्दी पहले लिखा हुआ। लेकिन गांधी जी जिसे अपने जीवन के हर मुख्य कार्य के आरंभ में अवश्य गाना पसंद करते थे, और इस गाने को मैंने तमिलनाडु में सुना है, असम में सुना है, देश के हर कोने में सुना है। आज मातृभाषा दिन है, गुजराती गांधी की मातृभाषा, लेकिन देश की कॉन्स्टिट्यूशन की राष्ट्रभाषाओं में से एक है। ये गुजराती गाना ऐसी सरल गुजराती में लिखा गया है कि हर जगह लोग उसको समझ लेते हैं। आरंभ इसका गांधी जी के जीवन में फीनिक्स आश्रम में हुआ था। जब फीनिक्स आश्रम में प्रार्थना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन रोज शाम को मिलते थे और उसको वो मीटिंग कहते थे। और किसी ने सुझाया कि मीटिंग होती है तो उसमें कुछ गाने वाने भी हो, तो तब से भजन शुरू हुए।
एक दिन इमाम साहब, जो पहले तो बम्बई के मस्जिद में इमाम का काम करते थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका गए थे। इमाम साहब बावज़ीर बाद में जो गांधी जी के साथ हो गए थे और फिर गांधी जी के साथ ही दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत में आए और साबरमती आश्रम में ही रहे। उनकी कहानी तो गांधी कथा के साथ साथ बीच बीच में आती रहेगी। इमाम साहब ने एक दिन आकर गांधी जी से कहा कि अगर आप इजाज़त लें तो ये जो वैष्णव जन तो भजन गाया जाता है उसमें मैं एक तरमीम रखना चाहता हूँ। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आदि कवि का लिखा हुआ भजन, और ये कहते हैं कि उस कविता में तरमीम रखना चाहते हैं, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं या शब्द बदलना चाहते हैं। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़ बदलना है और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक। तो ज़रा विनोद में ही सही, कुछ आश्चर्य के साथ ही सही, गांधी जी ने कहा कि कहिए क्या शब्द बदलना है। तो इमाम साहब ने कहा कि और सब ज्यों का त्यों रहे, कभी कभी वैष्णव जन तो तेने कहिए जो है उसके बदले में मुस्लिम जन तो तेने कहिए कहिए। पूरा का पूरा गाना मुसलमानों को भी वैसे ही लागू होता है, ज्यों का त्यों होगा। उसी प्रकार से पारसी रुस्तम जी ने कहा कि अच्छा ये मुस्लिम जन तो पारसी जन तो तेने कहिए, यानी हर धर्म के लक्षण जिसमें समा जाते हैं उस प्रकार का भजन, उस भजन से हम लोग आरंभ करेंगे। और ये सौराष्ट्र में जिस ढंग से गाया जाता है, इसको शास्त्रीय खमाज राग में भी गाया जाता है, लेकिन ये प्रभात के राग में जिस प्रकार से गाया जाता है उस तरह से गाया जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तू, पर दुखे उपकार करे तो, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, सकल लोक माँ सहुने वंदे जी, ओ जी निंदा न करे के नीरे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी जी, ओ जी पर स्त्री जैने बात रे, जी जी जी
जिहवा थकी असत्य न बोले, जिहवा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। जी जी राम नाम शू ताड़ी रे लागी, राम नाम शू ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वण लोभी ने कपट रहित छै। जी जी काम क्रोध निवार्या रे। भण नरसैयो तेनु दर्शन करता, भण नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुणे को तेरा तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जय पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय, पर दुखे उपकार करे तोय, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। प्रारंभ में त्रिविध प्रणाम करता हूँ। प्रथम प्रणाम परमात्मा को, जिन्होंने प्रेरणा दी गाधी कथा की और 115 कथा कह सकूँ तब तक जिलाया। दूसरे प्रणाम महात्मा को, जिनके स्नेह और विचार ने मेरा पोषण किया। तीसरे प्रणाम आप सब लोगों के स्वरूप में लोकात्मा को, जिनकी आँखों से मुझे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये तीसरी गांधी कथा है। 2 सिरे में 2 हुई है, एक मिर्ज़ापुर में, एक गाज़ियाबाद में। उत्तर प्रदेश के किसी बड़े नगर में ये पहली बार हो रही है, और ऐसे नगर में शायद इस देश के महानगरों में सबसे अधिक वर्ष जहाँ मैंने बिताए हैं, और सबसे कम जिस शहर को मैं जानता हूँ, क्योंकि 22 साल में यहाँ रहा, लेकिन लगातार देश में
और कभी कभी देश के बाहर ही घूमता रहा। यहाँ की गलियों के नाम भी बहुत कम जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि भारत की संस्कृति यहाँ आई है। दुनिया का प्राचीनतम नगर जो कि जीवित है, कुछ शहर शायद इससे पहले भी हुए लेकिन अब रहे नहीं, लेकिन ऋग्वेद में जिस शहर का नाम काशी का उल्लेख हुआ और वो तब से अब तक जो लगातार जीवित है, ऐसा यह नगर जो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति को लिए और कबीर और तुलसी और रैदास को के युग को लेकर आए और जो महामना पंडित मदन मालवीय तक लाए। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गोखले की सलाह से 1 साल तक मौन रखा था और वो मौन पूरा हुआ वाराणसी नगर में। सबसे पहला व्याख्यान 1 साल के बाद जो उन्होंने दिया, वो व्याख्यान अधूरा रहा था, व्याख्यान पूरा भी नहीं कर पाए थे, लेकिन उस व्याख्यान के परिणाम से गांधी जी को विनोबा प्राप्त हुए। यहाँ और भी जैसे एक तरफ से संस्कृति की विरासत है, दूसरी तरफ से क्रांति की भी विरासत है। यहाँ से क्रांति के संदेश हमारे जीते जी कई लोगों ने दिए और बात ऐसी कहनी है जिस आदमी के जीवन में एक तरफ से संस्कृति और दूसरी तरफ से क्रांति, एक तरफ से चित्त शुद्धि और दूसरी तरफ से समाज परिवर्तन, इन दोनों का जहाँ मेल हुआ हो, ऐसे एक व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें कहनी है कार्तिकता के निमित्त। इसलिए मेरे मन में बहुत समय से चाह थी कि वाराणसी में कथा हो तो अच्छा, लेकिन अभी तक नियम यह है कि जहाँ से निमंत्रण मिलता है वहीं कथा करने जाता हूँ। कथा कहीं ऊपर से थोपी नहीं है। और जब अब मुझे अपने बच्चे ने ही कहा कि यहाँ हमारे कहा तो कहा भाई निमंत्रण मिले तो जाऊँ, तो उन लोगों ने उसे जो स्वीकार कर लिया, तो मेरे दिल के निमंत्रण को ही उन्होंने प्रतिध्वनित किया, ऐसा अनुभव किया। गांधी के साथ का अनुभव, जैसा स्वाति जी ने बताया, बचपन का है कहने में भी बड़ा संकोच है, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूलों के मिलते हैं तो कभी कभी अक्सर ये पूछ लेते हैं कि तुमने गांधी जी को सबसे पहले कब देखा था, तो मैं कहता हूँ कि मैंने गांधी जी को देखा, उससे पहले गांधी जी ने मुझे देखा था।
क्योंकि मेरी माँ अपनी माँ के पास से मैं जब 1 महीने का था तब लेकर गांधी के आश्रम में आई थी, तो तब गांधी को देखा हो तो वो तो कोई याद नहीं है, लेकिन गांधी को ज़रूर याद होगा कि वो बाबला 1 महीने का था तब उन्होंने देखा था। मुझे गांधी की याद 3 साल या 4 साल का हुआ उसके बाद की याद है, इसलिए उन्होंने मुझे पहले से देखा था। करीब 22 साल बापू के 2 आश्रमों में बिताने का मिला। 22 साल तक गांधी उन आश्रमों में नहीं थे और गांधी के साथ लगातार घूमने वाले मेरे पिताजी भी उन आश्रमों में हमेशा नहीं थे। पिताजी तो पहले 20-22 साल तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहले 10 साल जो थे साबरमती आश्रम में जब तक मैं था तब तक हमारे घर के अतिथि ही थे, मेहमान ही थे। वो हमारे घर के सदस्य थे ये भी हमें नहीं पता चलता था, क्योंकि या तो वो गांधी जी के साथ रेल में घूमते थे या ब्रिटिश सरकार की जेल में रहते थे। या रेल में या जेल में कभी कभार साल में 1 या 2 बार आ जाते थे, तो उस दिन हम लोगों को लगता था कि ये दिवाली दशहरा है, पिताजी आ गए। तो पिताजी कब आते थे? जब बापू आते थे तब वो आते थे, इसलिए बापू भी बहुत समय साथ रहे ऐसा नहीं था। बापू के साथ 11 साल 11.5 साल के बाद में रहा। पहले 10-11 साल बापू के वातावरण को सूंघा है, श्वासोच्छ्वास में लिया है, बाकी कुछ अनुभव किया है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद कुछ ऐसे प्रसंग हुआ कि गांधी ने तय किया कि किसी छोटे गांव में जाकर रहेंगे। तो वर्धा के पास 5.5 मील, उन दिनों किलोमीटर नहीं गिना जाता था, मील में गिने जाते थे, 5.5 मील दूर सेगांव नाम के गांव में वो जाकर रहने लगे। वो ऐसा गांव था जहाँ डाकघर नहीं था, टेलीग्राफ ऑफिस तो होने का प्रश्न ही नहीं था, टेलीफोन तो कई वर्षों के बाद आया। अब गांव में जाकर रहते थे, लेकिन संपर्क तो दुनिया से रखना था। तो कैसे रखना? तो कहा महादेव तुम वर्धा में रहो और डाक रोज लेकर आते रहना। तो सचिव का काम जो महादेव भाई को करना पड़ता था, उसमें एक काम और बढ़ गया। डाक का बोरा कंधे पर उठाकर 5.5 मील पैदल जाना, पूरे दिन का काम करना और 5.5 मील पैदल वापस आना। वो 11 मील चलने का एक काम उनका और बढ़ गया। और तब पिताजी ने कहा अभी बहुत बढ़िया मौका मिला है कि अब बापू एक जगह रुकने वाले हैं और मुझे भी वर्धा रुकने के लिए कहा है, इसलिए तुम लोग भी हमारे पास आ जाओ। अब साबरमती रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कुटुंब के और जो 2 सदस्य थे, मेरी माँ और मैं, हम लोग दोनों भी वहाँ आ गए। स्कूल में रखा, शायद वर्धा का सबसे अच्छा स्कूल वो बना जाएगा। पहले दिन एक दिन मैं गया और उस दिन उस स्कूल को मैंने फेल किया। शिक्षक आप लोगों में से कुछ लोग हैं, ये मैं जानता हूँ,
उनको मालूम होगा कि विद्यार्थी शिक्षकों की परीक्षा जितनी लेते हैं उतने शिक्षक विद्यार्थियों की नहीं रहते। तो पहले ही दिन हमने उस विद्यालय को फेल किया। ये विद्यालय अपने काम का नहीं है। शाम तक तो रुके रहे, वापस आए और पिताजी से कहा, पिताजी ने पूछा कैसा रहा? तो मैंने कहा कि आज तो गया, कल नहीं जाऊंगा, इस स्कूल में मैं वहाँ जाऊंगा नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि पिताजी ने क्यों नहीं पूछा, गुस्सा नहीं किया, बहस नहीं की, सिर्फ एक वाक्य कहा, निर्णय तो वही होगा जो तुम करोगे। मेरी उम्र 11.5 साल की, लेकिन कहा निर्णय वही होगा जो तुम करोगे, लेकिन मेरी सलाह यह है कि बापू से पूछ लो। वो आदमी बापू से पूछे बिना कोई काम करता ही नहीं था, इसलिए उसके सिवा और क्या सलाह दे रहा। क्या बापू से पूछ लो। बापू के नाम से एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि मैं 1 साल गुजरात विद्यापीठ में पढ़ चुका था, लिखना पढ़ना जानता था। काफ़ी लंबी सी चिट्ठी लिखी और वो एक लंबी चिट्ठी में वर्णन वर्धा के उस स्कूल के एक दिन का जो अनुभव था उसका ही वर्णन था। भाई ऐसा ऐसा स्कूल देखा और मैं वहाँ, अंतिम वाक्य ये था कि उस स्कूल में मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा है कि आपसे सलाह कर लो, इसलिए लिख रहा हूँ, लेकिन निर्णय तो मैंने कर लिया है कि मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए बापू से भी सलाह मैंने नहीं मांगी थी। डाकिया मेरे पिताजी थे, डाक लेकर वही गए थे, मेरे बापू का उत्तर लेकर भी वही आए। बापू ने पिताजी के साथ चर्चा नहीं की थी। चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से लिखा और वो उनकी डाक में साथ आया।